This is JEE Advanced Paper 2 of 14th Feb. Let's have a discussion. Here's the first question. So ये read करता है, एक artificial satellite है, mass है, moving in circular orbit at a height which is equal to the radius of Earth. Suddenly internal forces की वजह से break होता है to equal masses में. One part just come to stop. So अपने को बताना है increase in the mechanical energy of the system. System consists of Earth and the satellite together. So let's say this is Earth. यहाँ पर satellite था initially और ये किसी v0 velocity से जा रहा था. Orbital velocity इसका मास m दिया गया है. ये r distance पर था तो ये भी r रहा होगा. So total height जो center से distance होगी वो twice r हो जाएगी. Suddenly ये दो parts में break हो जाता है. एक part rest पर आता है तो दूसरे पास velocity रहेगी v. और इसका मास m/2 हो जाएगा, इसका मास m/2 हो जाएगा. नाउ सिंस द फोर्सेस पे एक्ट कर रहे हैं तो वो लीनियर डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में तो हो, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा. आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करा सकते हो. सो इनिशियल मोमेंटम वाज mv0, फाइनल मोमेंटम इज गोइंग टू बी लाइक m/2v. सो यहाँ से अपने को ये पता चलेगा कि जो दूसरा फ्रैगमेंट है वो ट्वाइस v0 से चल रहा होगा. v0 की वैल्यू हम पता कर सकते हैं. कितना हो जाएगा v0 की वैल्यू? v0 की वैल्यू होती है √gm डिवाइड बाई टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दैट इज 2r. नाउ अपने को पता करना है कि कितना एनर्जी का इंक्रीज हुआ है सिस्टम की. सो अर्थ की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया होगा. सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन वहीं पर रहेगा. उसके बाद मूवमेंट स्टार्ट होंगे. काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज रहा होगा वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा. सो वही चेंज इन एनर्जी आ जाएगा. So change in energy is basically change in kinetic energy. So final kinetic energy is going to be like half the mass, which is m/2, the velocity, which is v square. Initially it was like half m v0 square. Simplify कर लेते हैं. v की वैल्यू twice v0 है, रखेंगे तो ये बन जाएगा m/2 into 4 v0 square, basically 2m v0 square. So it's like half 2m v0 square minus half m v0 square, which basically says it's like half m v0 square. Now we know the value of v0 square, so it's going to like capital G, capital M divided by twice r. If you simplify, this could be written as G into capital R, so it will be like m/4 G into capital R. So our answer is mg capital R by 4. It says mgr by n must be equal to 4. इसलिए अपना 4 आंसर आ जाएगा. Got it? Question number 2. It says a spherical hole of radius r/2 have been drilled in a planet. तो एक स्फीयर में दूसरा होल, एक होल बनाएगा स्फेरिकल. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लानेट जस्ट अबव द होल, यानी कि यहाँ पर इज 11/n मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड एन. बेसिकली यहाँ पर अपने को ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगा. So gravitational field at point that is going to be because of the entire minus because of this. So because of the entire is going to like gm upon r square on the surface minus the one because of this removed one. So gm prime divided by its own radius, क्योंकि ये भी just on the surface ही बनेगा. So इसकी radius है r/2, उसका स्क्वायर कर देंगे. नाउ m प्राइम डिवाइड बाई m का जो रेशियो आएगा वो वॉल्यूम के रेशियो में आएगा क्योंकि डेंसिटी बराबर रही होगी. सो वॉल्यूम में रेडियस का क्यूब आएगा. सो r/2 क्यूब अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ डिवाइड बाई r क्यूब आएगा, बेसिकली 1/8 आएगा. सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर माइनस ये बनेगा r स्क्वायर बाई 4. सो 4g अपॉन r स्क्वायर इंटू m could be written as m/8. So that will say m 1/2 overall. So it's turn out to be gm divided by twice r square. This is going to gravitational field or gravitational acceleration. अब इसकी वैल्यू निकालनी है. सो इसके लिए सारी नंबर्स को हम लोग प्लेस कर सकते हैं. g की वैल्यू 6.6 ये सब दिया गया है और कैपिटल m भी अपने को नोन है, r भी अपने को नोन है और वहाँ से e निकालना है. उसको फिर इससे कंपेयर करना है. Let's put the value, that's the only way out. So 6.6 into 10 raised power minus 11, m is 6 into 10 raised power 24 divided by 2 into 6 into 10 raised power 6 square of this.
सो एक 6 से कैंसिल होगा, दूसरा 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 11.1/2। 6 कैंसिल हो गया, 10⁻12 आएगा, तो ये ऊपर आने के बाद 12 सेटल हो जाएगा। सो ये 12 बचेगा, 12 में से 11 चला गया तो एक और बचेगा इंटू 10, तो बेसिकली आ रहा है 11/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये बोला 11/n होना चाहिए, तो n मस्ट बी इक्वल टू 2, तो ये भी करेक्ट आंसर जा रहा है 2। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। So it says two equal masses are situated at separation r0 as shown in this figure. Initial velocity v0 impart की गई है perpendicular to the line joining them. Treat motion under the mutual gravitation force only, and we need to find the maximum and minimum separations ratio. So let's say अगर हम लोग इसका center of mass पकड़ें तो मिड पॉइंट पर लाई करेगा, and you'll find कि ये जो center of mass होगा that will have a velocity, initial velocity in this direction, that is going to be v0/2, और ये रेस्ट पे रहेगा। सो अगर हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सॉल्व करें तो कैसा दिखेगा, आपको सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे नज़र आएगा, एक पार्टिकल इधर होगा, इसकी वेलोसिटी आएगी v0 माइनस v0/2, दैट मीन्स v0/2। अनदर पार्टिकल आपको इधर मिलेगा जो कि इस साइड जा रहा होगा, इसकी वेलोसिटी v0/2 आएगी, सेंटर ऑफ मास आपका रेस्ट पे आ जा रहा है इनिशियली। बाद में ऐसा मूव करेगा कि सेंटर ऑफ मास रेस पे रहेगा, ये ऐसा मूव करेगा, ये भी ऐसा मूव करेगा, तो इनके बीच का सेपरेशन कम ज़्यादा हो सकता है। इनिशियली सेपरेशन इनका ये r0 दिया था, लेटर ऑन इनके पास कोई सेपरेशन अलग हो जाएगा। सो सेंटर ऑफ मास इज हेयर, ये डिस्टेंस r/2 हो जाती है और ये डिस्टेंस भी r/2 हो जाती है। ओरिएंटेशन कैसा भी हो सकता है उनका, और ये पार्टिकल ऐसा v से जा रहा होगा और ये भी इसका ये पार्टिकल भी v से जा रहा होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में मोमेंटम फिर 0 होना चाहिए, सो दे विल बी कैंसलिंग आउट ईच अदर। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो एनर्जी इक्वेशन लिख सकते हैं। सो लेट्स राइट द एनर्जी इक्वेशन। यहाँ पर ये डिस्टेंस r0/2 है, ये मास m है। सो इनिशियली कितना एनर्जी रहा होगा, देन यू विल राइट कि हाफ m v0/2 का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इंटू 2, दैट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2, एंड पोटेंशियल एनर्जी माइनस g(m) डिवाइड बाई r0। सेम एनर्जी आपको मिलेगी लेटर ऑन, दैट मीन्स लेटर ऑन इस सिचुएशन के लिए। सो हम लोग लिखने वाले हैं हाफ m v² इंटू 2, 2 पार्टिकल्स हैं, माइनस g(m) डिवाइड बाई r। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, v0 की वैल्यू अपने को पता है, सो v0 की वैल्यू भी इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और v के बारे में बात कर सकते हैं। या फिर दूसरा इक्वेशन ही बना लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या बोल सकते हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है। दूसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करा सकते हैं सेंटर ऑफ मास से, क्योंकि टॉर्क कैसा लग रहा होगा 0, सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। टॉर्क क्यों 0 होगा, जो भी फोर्स रहेंगे वो उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास करेंगे, सेंट्रल फोर्सेस है। तो हम लोग लिखेंगे इनिशियली एंगुलर मोमेंटम आएगा m v0/2 इंटू r0/2 इंटू 2, 2 है इसलिए ऐसा 2 कर देंगे, सेम सेंस में रोटेट करेंगे। फाइनली ये चला जाएगा m v/2 इंटू 2। ये इक्वेशन इजीली सिंप्लीफाई हो जा रहा है और इससे अपने को पता चल रहा है कि ये 2 से 2 सेटल हो गया, ये 2 से 2 सेटल हो गया, m कैंसिल आउट हो गया। सो v इंटू r इज कमिंग एज v0 r0/2। आप चाहे तो ये v की वैल्यू हम यहाँ से पुट करके इस पर रख सकते हैं, जो मैकेनिकल एनर्जी वाली इक्वेशन है। सो अगर हम मैकेनिकल एनर्जी वाली इक्वेशन पे जाएंगे, थोड़ा सा इस साइड लिखते हैं, तो इस इक्वेशन को और रीराइट करते हैं। ये अपने पास लिखा हुआ है 2 से 2 कैंसिल हो गया, m v0²/4 एंड दिस इज माइनस g(m²/r0), दिस इज इक्वल टू, यहाँ से अपने को मिल रहा है mv²। 2 से 2 कैंसिल होगा, v की वैल्यू हम लोग यहाँ से बारो कर सकते हैं, तो v² का मतलब आएगा v0² r0² डिवाइड बाई 4 टाइम्स r²। r वेरिएबल है, r0 इनिशियल है, अब r का हमको मैक्स और मिन पता करना है। एंड देन वी विल हैव अ माइनस g(m² डिवाइड बाई r। इसको अगर हम लोग फर्दर रिराइट करें तो एक m कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है और
इट कुड बी रिटन लाइक दिस कि वी नॉट स्क्वायर बाई 4, या फिर आप इस टर्म को इस साइड भी ले जाएंगे तो वी नॉट स्क्वायर बाई 4 को हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं. सो विद इन ब्रैकेट मिलेगा 1 माइनस, ये कॉमन हो गया, इट्स लाइक आर नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर. This must be equal to, from this side you will find gm square within bracket 1 upon r naught minus 1 upon r. Now v naught square की वैल्यू अपने को पता है gm upon r naught है, तो ये बन जाएगा gm. अच्छा, ये m कैंसिल हुआ था तो ये स्क्वायर का भी एक m कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि एक m को हमने दोनों साइड से कैंसिल किया था. तो ये बनेगा gm upon 4 r naught, और विद इन ब्रैकेट इट इज कमिंग लाइक 1 minus, or we can simplify like r square minus r naught square divided by r square. This is equal to gm, or from here you'll find like r minus r naught divided by r into r naught. काफ़ी कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे g upon r naught. सो अपने को मिल जा रहा है, एक r भी कैंसिल हो जा रहा है. सो यहाँ से मिलेगा r minus r naught इंटू आर प्लस आर नॉट डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स. एक आर नॉट कैंसिल हो गया, स्मॉल आर कैंसिल हो गया, तो स्मॉल आर बचेगा. और यहाँ से आ रहा है जी एम, अच्छा जी एम तो कैंसिल भी कर लिया है, आर माइनस आर नॉट आ रहा है. नाउ आर माइनस आर नॉट की वैल्यू 0 नहीं आएगी, दैट मीन्स आर नॉट के बराबर नहीं रखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. जैसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने को मिलेगा आर प्लस आर नॉट मस्ट बी इक्वल टू 4r. और यहाँ से एक और पॉइंट है, जब इसको हमने ज़ीरो किया, या फिर फैक्टर बना सकते हो, जब आप फैक्टर बनाओगे, लेट मी राइट इन द फैक्टर फॉर्म प्रॉपर सो दैट विल बी गुड. फ्रॉम हियर यू विल फाइंड r माइनस आर नॉट की जो वैल्यू है उसको कॉमन ले सकते हो. सो यहाँ से मिलेगा r प्लस आर नॉट डिवाइड बाई 4r माइनस 1 इक्वल टू 0. यहाँ से दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, एक r की वैल्यू r नॉट आ रही है और दूसरा आ रहा है 4r दिस नंबर r plus r naught by 4r must be equal to 1, which says r plus r naught must be equal to 4r. So that says कि r must be equal to r naught by 3. ये दो वैल्यूज अपने को दिख रही हैं, ये एक्सट्रीमम वैल्यू है क्या, ऐसा हम बोल सकते हैं. तो उसके लिए अपने को ऐसा सोचना होगा कि लाइक ये जो पार्टिकल्स है ना, एक दूसरे के क्लोज आएंगे. अब देखोगे क्या होगा कि सिंस इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे, सो दे विल स्टार्ट मूविंग क्लोजर टुगेदर. सो दैट मीन्स डिस्टेंस विल रिड्यूस फ्रॉम आर नॉट, दैट मीन्स आर नॉट इज गोइंग टू बिहेव लाइक मैक्स. सो ये जो पहला नंबर आया ये मैक्स को इंडिकेट करेगा. फिर इसके बाद में जब ये सेटल हो जाएगा, सो परमानेंटली वो एक पर्टिकुलर रेडियस से रोटेट करना स्टार्ट करेगा. सो वो मिनिमम सेपरेशन होगा उनके बीच में, जो कि आर नॉट बाई 3 है. अब आपको मिनिमम पता करना था, मैक्स पता करना था, तो आर मिन कितना अपने को दिख रहा है, आर मिन की वैल्यू आर नॉट बाई 3 दिख रही है. आर मैक्स कितना समझ सकते हैं, आर नॉट समझ सकते हैं, तो दोनों का रेशियो ले सकते हैं. अपने को मैक्स बाई मिन चाहिए था, तो मैक्स बाई मिन जब कैलकुलेट करोगे सो 3:1 आ जाएगा. सो 3 अपना आंसर हो जाएगा, वही अपने को आंसर दिया गया है. सो पॉइंट इज़ कि जो पहले सेटल्ड होगा वो आर नॉट पे था, और फाइनली डिस्टेंस कम होकर के आर नॉट बाई 3 तक जाएगा. तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं. इसको हम लोग रिड्यूस मास मेथड से, रिड्यूस्ड मास मेथड से भी कर सकते हैं कि इसको हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं. रिड्यूस मास हमारे पास कितना हो जाएगा, m/2, और फिर हम एनर्जी कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तब भी आंसर आएगा. क्वेश्चन नंबर 4, it says a cylindrical tank having area of cross section given filled with the two liquid ρ1 density and ρ2 density. ρ1 is 900, so denser has to be downside और lighter has to be upside. हाइट के बारे में बता रखा है, स्मॉल ओपनिंग बनाया गया है, वॉल एट द हाइट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम. सो कहाँ पर बनाया गया वो भी बताया जा रहा है. देन द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स फ्रॉम इन द होल इज गोइंग टू बी हाउ मच. सो ये जो वेलोसिटी पता करनी है, इसको 1 पॉइंट और यहाँ के 2 पॉइंट को हम लोग रिलेट कर लेते हैं. सो बर्नौली लगाएंगे, P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, हाफ ρv² जो अपने को निकालना है, और इसको बेस मान लेंगे तो ρgh अपना 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू P0, ये लेट्स से एज्यूमिंग कि ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, प्लस इसका जो रेट ऑफ चेंज होगा वो इग्नोरेबल आएगा, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी,
पोटेंशियल एनर्जी को आप यहाँ से आगे लेके जाने की कोशिश करोगे, सो कितना लिखोगे, ρ1g h माइनस वाई प्लस ρ2g h एट दिस इंस्टेंट। सो यहाँ से जो v स्क्वायर है, ये जो पहला वाला डेंसिटी आएगा दैट विल बी ρ1, सो यूल फाइंड v स्क्वायर इज गोइंग टू बी 2 times g अंडर दिस ब्रैकेट ρ1 h माइनस वाई प्लस ρ2 h डिवाइड बाई ρ1। इसको अंडर रूट ले लेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि वेलोसिटी इफ्लक्स वेलोसिटी कितना जा रहा है। और सारे नंबर्स अपने को पता है, वी कैन पुट हियर टू गेट द आंसर। सो जब हम इसको प्लेस करेंगे, ये स्मॉल ओपनिंग था इसलिए एरिया को अपने को खास ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं आंसर। सो आएगा अंडर रूट 2g की वैल्यू आप 10 ले सकते हो, और ये डेंसिटीज़ में ρ1 900 और h की ये वैल्यू अपने को 6 सेंटीमीटर दिया गया, उसमें से 20 सेंटीमीटर कम करना है तो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो 0.4 आप लिख सकते हो। फर्दर प्लस ρ2 600, यूनिट्स का भी ख्याल रखना है, और ये 0.6 हो जाएगा, h की वैल्यू 0.6 है, डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ 1 विच इज़ 900। Let's simplify and check what the answer comes to. So ये 10 है और ये 900 से 9 मतलब 100 से कैंसिल कर दो, ये 10 को एंट्री दे दो। सो ये बन जाएगा अंडर रूट के अंदर ट्वाइस विद इन ब्रैकेट 9 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 6 डिवाइड बाई 9। फर्दर सिंप्लीफिकेशन से दैट्स 1/3 एंड विद इन दिस रूट इज गोइंग टू बी 36, so that's going to be 36 into 4, which turn out to be 6 into 2 divided by 3, that's 4 meter per second. So 4 meter per second अपना आंसर आ जाता है वेलोसिटी का, और वही आपसे पूछा गया है फ्लक्स वेलोसिटी। सो 4 आंसर भी दिया गया है, करेक्ट है। Just write the Bernoulli equation proper manner and put the value, simplify, you will get answer, right? Question number 5, it says a cube of wood supporting a 200-gram mass just float in the water. When the mass is removed, the cube rises by 2 centimeter. Length of this side is this. Find n. Density of water is known to us. सो इस मास को अगर हम रिमूव करते हैं तो ये ऊपर आ जाता है। इसका मतलब ये जो मास है वो mg का मास के बराबर बायंसी लग रहा होगा, और बायंसी सबमर्ज्ड वॉल्यूम होता है, तो जितना वॉल्यूम बाहर आया है उसी वॉल्यूम के बराबर ये लगेगा। तो लेट्स से उसकी साइड लेंथ l है, सो हम बोलेंगे l स्क्वायर, तो उसका एरिया रहा होगा, और 2 सेंटीमीटर राइज किया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻²। सो ये प्रॉपर हम लोग सेंटीमीटर में भी रख सकते हैं। सो CGS को यूज़ कर लेते हैं, तो मास को हम लोग ग्राम में रख लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। सो ये 2 सेंटीमीटर हो गया, L भी अपना 2 सेंटीमीटर में है। सो ये हो गया जो वॉल्यूम बाहर निकल के आया। उल्टा सोचें तो अगर ये 2 सेंटीमीटर आउटसाइड होता, ये ब्लॉक को रखते तो वो 2 सेंटीमीटर इनसाइड चला जाता है। इसका मतलब ब्लॉक जो है वो 2 सेंटीमीटर के हाइट के करस्पॉन्डिंग बायंसी को क्रिएट करता है। सो वेट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग बायंसी और डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। और मास कितना दिया गया, 200 ग्राम। जी और जी कैंसिल आउट हो गया, तो अपने को टेंशन नहीं है। इज इक्वल टू L स्क्वायर इंटू 2 इंटू वाटर डेंसिटी 1 है। सो अपने को पता चला कि L स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 100 आ रही है, इसका L वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ जानी चाहिए। सो आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपको ये पता चलता है कि जो लेंथ आनी चाहिए, साइड लेंथ, वो 10 सेंटीमीटर आनी चाहिए, और ये 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू n इंटू 10⁻1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स n मस्ट बी इक्वल टू 1। सो आइडिया वॉज लाइक जो वेट सपोर्टेड था और जो जितना पोर्शन बाहर निकला उसकी बायंसी को बराबर करना था। क्वेश्चन नंबर 6 4 वी हैव डन, इसका आंसर 4 है। 6 इज ऑयल इंटर्स इन द बेंड ऑफ अ पाइप विच इज़ हॉरिजॉन्टल, तो ये पूरा हॉरिजॉन्टल है, हाइट का कोई इशू नहीं है। 4 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी इंटर करती है, प्रेशर स्पेंट का अपने को दे रखा है, और
इफ द प्रेशर एट द पॉइंट क्यू पॉइंट का प्रेशर भी दे रखा अपने को, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दिया गया, एंगल भी दिया गया, तो पूछता क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, व्हाट इज एन फॉर प्रेशर। फाइन। सो आपको क्या करना है, एक तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगानी है। कंटिन्यूटी इक्वेशन से अपने को पता चलेगा A1V1 इज इक्वल टू A2V2, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। सो A1 इज 0.2 और V1 इज 4, A2 इज A1/4, दैट मीन्स 0.2/4 V2। सो यहाँ से V2 की वैल्यू अपने को 16 मीटर पर सेकेंड नज़र आता है, या फिर मीटर पर सेकेंड, यस, जो भी प्रॉपर यूनिट है उस पर आ जाता है। अब अपने को वेलोसिटी पता चल गई, देन वी कैन अप्लाई द बर्नौली इक्वेशन बिटवीन दीज टू पॉइंट एंट्री एंड एग्जिट। हाइट होगा नहीं क्योंकि सेम लेवल पर है, इस एंगल का कोई खास मतलब नहीं है। सो अब बोलोगे कि प्रेशर एट P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट Q प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अपने को V2 पता है, V1 पता है, डेंसिटी पता है, प्रेशर P का पता है, Q का निकालना है, यहाँ से निकाला जा सकता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी अपने को दे रखी है और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में से प्रॉपर चल रहा है, तो 280 इंटू 10⁻³ प्लस हाफ रो, डेंसिटी कितना दिया गया 0.9, तो हम 900 लिख देंगे प्रॉपर ऐसा यूनिट में। V1 स्क्वायर दैट मीन्स 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू P ऑफ Q प्लस डेंसिटी हाफ रो this density and speed which is 16 का स्क्वायर। सो यहाँ से प्रेशर ऑफ Q कैन बी कैलकुलेटेड। लेट्स चेक कि what it is coming PQ। सो ये नंबर जब इस साइड जाएगा देन विल फाइंड कि अपने को मिल रहा है 280 इंटू 10⁻³ यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि ये लीड कर रहा होगा। 16 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर आएगा, 16 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यू कैन राइट इट लाइक 20 इंटू 12 A प्लस बी, A माइनस बी मैंने लगा दिया, बाकी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, बाई 2 इंटू 900 एंड इसको अपने को 43 इंटू N इंटू K में जाना है, तो 10⁻³ अलग कर देना है। सो आप चाहो तो 10⁻³ अलग कर लो। सो 280 माइनस दिस नंबर, सो इस नंबर में अपने को मिलेगा 12 इंटू 9 और किलो पास्कल में चला जाएगा। इस नंबर की वैल्यू को हम 43 इंटू N टाइप लिखना चाहते हैं। सो ये बन रहा अपना 280 माइनस 12 इंटू 9, सो ये आपका 108 हो जाएगा और दीज मैनी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में अपना आंसर है। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इट सीम्स लाइक यहाँ पर अपने को 2 मिलेगा एंड देन यू विल गेट 7 एंड देन यू विल गेट 1। सो दिस मैनी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको 43 से डिवाइड कर देंगे तो कैपिटल N मस्ट बी 173 डिवाइड बाई 43, 72 पार्डन। सो इसको जब 4 टाइम्स जाता हुआ नज़र आ रहा है, एग्जैक्टली 4 टाइम्स जा रहा है, इसको तो N मस्ट बी इक्वल टू 4 आंसर दिया गया, मैच कर जाएगा। सो एक कंटिन्यूटी इक्वेशन, दूसरा बर्नौली इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। ये मल्टी करेक्ट टाइप का है। इसने बोला है कि एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है एट अ हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ एंड एक टनल भी है यहाँ पर, बाकी सारा कुछ बताया गया। पार्टिकल विल ऑसिलेट थ्रू दी अर्थ टू हाइट आर बोथ साइड। अब जानते हो एनर्जी कंजर्व होगी, ये जब नीचे जाएगा तो फिर यहाँ पे स्पीड यहाँ तक बढ़ती रहेगी, मैक्सिमम स्पीड आएगी, फिर यहाँ पर सिमिलर टाइप का अपोजिट होगा, यहाँ तक जाएगा एंड देन यूल फाइंड फिर कि ग्रेविटी ऐसा लगेगा तो ये ऑसिलेट इधर ऊपर नीचे वर्क करेगा, यानी कि ये अपनी मोशन को रिपीट करेगा, ऐसा ही बोल सकते हो। और इस पॉइंट के अबाउट अपसाइड डाउन साइड भी चलेगा, दैट मीन्स इट इज मूविंग टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट, दैट मीन्स द मोशन इज ऑसिलेटरी। सो यू से यस इट विल बी ऑसिलेटरी। क्या मोशन पीरियोडिक भी होगी? यस, इट्स रिपीटिंग इटसेल्फ, सो इट्स गोइंग टू बी पीरियोडिक। क्या ये SHM होगा? तो SHM के लिए आप जानते हो कि फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। नाउ जब पार्टिकल आपका यहाँ पर होगा तो फोर्स की जो वैल्यू आएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो यहाँ से जो डिस्टेंस r होगा 1/r² पर डिपेंड करता है। तो ये जो पोर्शन होगा वो SHM नहीं होगा, जबकि जब इसके इनसाइड में जो चल रहा होगा उसमें फोर्स की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। सो इट विल बी SHM इनसाइड एंड नॉट SHM आउटसाइड, सो इट विल वॉन्ट बी टोटली SHM। सो इसको हम लोग नहीं लगाएंगे।
पार्टिकल पासिस द सेंटर, सेंटर से पास होने में क्या वेलोसिटी आएगी, तो इसको भी पकड़ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे और चेक कर सकते हैं। मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, आप उसको वेरीफाई कर लेना। अगर इस वेलोसिटी को हम लोग वी पकड़ते हैं तो हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जीरो थी, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम डिवाइड बाई ट्वाइस आर। दिस गोज टू काइनेटिक एनर्जी एट द सेंटर हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर, स्फीयर के सेंटर का पोटेंशियल एनर्जी यू नो माइनस 3/2 जी एम बाई आर इंटू स्मॉल एम। ये कहाँ से लिखा होगा, मास इंटू द पोटेंशियल, पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दिया, पोटेंशियल का फॉर्मूला आप जानते हो, यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, अपने को आंसर मिल जाएगा। अब चाहो तो अगली लाइन में इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर दिया, m से डिवाइड कर दिया, तो वी स्क्वायर की वैल्यू अपने को मिल रही है 3g कैपिटल M बाई R माइनस g कैपिटल M बाई R। बेसिकली इट्स लाइक ट्वाइस g कैपिटल M बाई R। इसका अंडर रूट लगा दोगे तो ये बन जाएगा, इसका मतलब ये भी वेरीफाइड हो गया। सो A C D विल बिकम द आंसर, वही आपको दिए गए, सो दैट मीन्स दे आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इसने बोला सॉलिड यूनिफॉर्म डेंसिटी का स्फीयर है और रेडियस आपको बताया जा रहा है, सेंटर ओरिजिन पे रखा गया है, देन देयर इज स्फीयर ऑफ 1 यूनिट के यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिए गए, रिमूव कर दिए गए, कैविटीज़ बना दी गई हैं, फिर अपने को आंसर देना है। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द इंटायर ऑब्जेक्ट एट द ओरिजिन इज गोइंग टू बी। नो, अगर ये स्फीयर्स नहीं रहे होते या फिर ये कैविटीज़ नहीं रही होती तो सेंटर पे फील्ड क्या रहती है, ज़ीरो। और अगर आपने एक तरफ कैविटी क्रिएट की है तो फिर यहाँ पे नॉन ज़ीरो आ जाएगी, क्यों, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर दो तरफ कर दिए सिमेट्रिकली तो जो इसका इन्फ्लुएंस आएगा वो इसका इन्फ्लुएंस काउंटर कर जाएगा। सो आप इसको कंप्लीट कर लो, इसको कंप्लीट कर लो, तो ये कंप्लीट स्फीयर की वजह से प्लस एक्स्ट्रा स्फीयर, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्फीयर्स की सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, रिजल्टेंट फील्ड विल रिमेन जीरो। सो अगर आप सिमेट्रिकल कैविटीज़ बनाते हो तो सेंटर पॉइंट पर फील्ड जीरो रहने वाली है, तो आप इसको मार्क कर सकते हो या फिर मैथमेटिकली प्रूव कर लो, कॉमन सेंस से भी अपना आंसर आ जा रहा है। ग्रेविटेशनल फील्ड एट द पॉइंट बी विच इज़ 2,0,0। सिंस यहाँ पर फील्ड जीरो हुई है तो अगर हम कहीं एक डायरेक्शन में जाएंगे, इधर या इधर या इधर इधर, तो उधर फील्ड जीरो नहीं मिलेगी अपने को, सो वो नॉन जीरो आएगी, तो ये डायरेक्टली रिजेक्ट किया जा सकता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अब देखोगे कि ये सिमेट्रिकल है, राइट। अगर आप वाई और जेड एक्सिस में कोई भी स्फीयर लेते हैं तो सारा का सारा मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल रहेगा, जैसा लेफ्ट साइड वैसा राइट साइड रहेगा, तो उसकी वजह से आप पाओगे उसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम रहेगा, इक्वी पोटेंशियल रहेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम सभी पॉइंट पे रहेंगे, ऑल द सर्कल्स विच आर इन वाई जेड प्लेन। सो वाई जेड प्लेन में अगर हम सर्कल्स बनाते हैं सेंटर ओरिजिन पे रख करके सारे इक्वी पोटेंशियल बनेंगे। तो ये बोला वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 36, इसका मतलब 6 यूनिट रेडियस का सर्कल होगा तो पोटेंशियल सेम होगा, यस। 2 यूनिट का रेडियस का सर्कल होगा तभी पोटेंशियल होगा सेम। तो कोई भी सर्कल आप लोगे जिसका सेंटर आप ओरिजिन पे रखते हो और वाई जेड प्लेन पे रखते हो, तो वाई जेड प्लेन जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सो उस सिमेट्री वाले प्लेन पर पोटेंशियल हर एक पॉइंट का सेम रहेगा। क्वेश्चन 9, इट सेज द टारगेट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक जो कि 20 मीटर डेप्थ का है एंड फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 500 ग्राम पर सीसी, 500 ग्राम पर सीसी, ओके, एंड अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी 100 ग्राम पर सीसी इज ड्रॉप्ड इनटू इट। सो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ड्रॉप की जा रही है फ्रॉम अ हाइट 45 मीटर ऑफ द सरफेस, टॉप सरफेस। क्या होने वाला है वो बताना है। द सेकेंड ऑब्जेक्ट विल कोलाइड विद द टारगेट। तो अपने को देखना है कि क्या ये ऑब्जेक्ट 20 मीटर्स के डेप्थ पे जा सकती है। सो कहाँ तक जा सकती है उसको पता करने के लिए लेट से कि वो यहाँ पर h डेप्थ तक जा सकती है और ये जो हाइट है उसको कैपिटल H नाम दे देते हैं। सो वी कैन गो फॉर एनर्जी कंजर्वेशन और समथिंग लाइक दैट। सो हम लोग बोलेंगे कि mgh, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी और जहाँ पर जाके स्टॉप करेगा वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी या फिर ग्रेविटी ने जितना वर्क किया उसका काउंटर वर्क ये बायंसी फोर्स कर जाना चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन बाय बायंसी फोर्स। सो बायंसी फोर्स इनटू h, सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी मस्ट बी इक्वल टू द वर्क डन बाय बायंसी फोर्स। नाउ डिफरेंस क्या दोनों में वो समझ लेते हैं। ग्रेविटी फोर्स में आएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू g, h प्लस h। दिस इज गोइंग टू बी हैविंग वॉल्यूम, क्योंकि छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो कम्प्लीटली समझ रहेगा फ्रॉम द बिगिनिंग, वी कैन थिंक ऑफ सो
and density of liquid into G into H. Now G और V कैंसिल हो गया तो आ रहा है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट H प्लस स्मॉल h मस्ट बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू स्मॉल h. लेट्स पुट द वैल्यू. लिक्विड का डेंसिटी 500 है और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी 100 है. तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी 100 हो गया. कैपिटल H अपने को 45 दिया गया है. स्मॉल h पता करना है. लिक्विड का डेंसिटी 500 दिया गया है. स्मॉल h मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5 टाइम्स बचेगा तो 45 प्लस h और आप ऐसा बोल सकते हो 45 इज इक्वल टू 4h. सो h टर्न आउट टू बी 45/4 विच इज़ बेसिकली 1.25. इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमम नीचे कितना जा सकता है या लिक्विड पे कितना डाउन साइड तक जाएगा, वो 11.25 मीटर तक जाएगा, जबकि इसकी डेप्थ कितना है 20 मीटर है. तो क्या यहाँ पर रखी ऑब्जेक्ट को हिट कर पाएगा? नो. वाई? बिकॉज इट्स नॉट रीचिंग देयर. सो दिस विल बी कमिंग हेयर. देन इस एक स्टेज के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगा. सो इट वॉन्ट बी स्ट्राइकिंग. सो ए ऑप्शन को नहीं मार्क करेंगे. द सेकेंड ऑब्जेक्ट डज नॉट कोलाइड विद द टारगेट. यस, इट डज नॉट कोलाइड. The least separation between the object and the target is the least separation between the object and the target. So object हमारी ये है, target ये है और ये यहाँ तक आया है. कितना नीचे है? 11.25 मीटर. So least separation कितना हुआ? least separation ये वाला है. तो कैन वी से ये जो least separation आएगा वो 20 माइनस 11.25 बोल सकते हैं. यस. तो ये नंबर कितना बन जाएगा? 8.75. isn't it? So 8.75 should be the least separation between the object and the target. So जो 11.25 है ना, वो डेप्थ है, जिस डेप्थ तक जाता है, जबकि उसने सेपरेशन पूछा है, इसलिए सी को मार्क नहीं करेंगे. तो इसका ये सी ऑप्शन हटाना पड़ेगा अपने को. फिर द रिटार्डेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द लिक्विड इज, तो जो ग्रेविटी इधर लगेगा, इफेक्टिव ग्रेविटी अपने को पता करना पड़ेगा. सो हम लोग लिख सकते हैं कि जी इफेक्टिव इनसाइड इज गोइंग टू बी जी और एफ बी माइनस एम जी रहा होगा. तो एफ बी के लिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आता है -1. इस चीज़ को यूज़ करना है. सो दैट इज 10. डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 100. सॉरी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 500. डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 100 -1. सिंप्लीफाई कर लेते. 5 - 1 4. 4 × 10 40. 40 का आना चाहिए. यस, 40 दिया गया तो उसको मार्क कर देंगे. सो क्वेश्चन नंबर 9 में एक माइनर से करेक्शन है. सी ऑप्शन नहीं आएगा, बी और डी करेक्ट आंसर्स आएंगे. अंडरस्टूड. 10th पर आते हैं. हॉलोस्फीयर ऑफ, एक हॉलोस्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर है, सेम रेडियस के हैं, सेम मटेरियल के. सेम मटेरियल बोले तो डेंसिटी बराबर है, रेडियस सेम है तो उसका डायमेंशन से शेप बराबर है. सो इससे इसकी करेक्ट ऑप्शंस अपने को पता करने हैं. सो नेक्स्ट सीट में पढ़ते हैं. ये बोलता है कि सॉलिड स्फीयर रीचेस द ग्राउंड अर्लियर देन द हॉलो स्फीयर. तो जो स्फीयर होंगे ना, तो नीचे कितना एक्सेलरेशन रहेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि एम जी माइनस एफ बी डिवाइडेड बाई एम आएगा. सो आप देखोगे ये आएगा जी माइनस एफ बी बाई एम. नो, एफ बी दोनों के बराबर होंगे क्योंकि वो शेप डिस्प्लेस वॉल्यूम बराबर रहा होगा, लेकिन एम सॉलिड का ज़्यादा होगा. तो सॉलिड का एम ज़्यादा होगा तो उससे ये नंबर कम होगा, तो सॉलिड का एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगा. अगर सॉलिड का एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगा तो सॉलिड पहले पहुंचेगा हॉलो स्फीयर से, इसलिए आप इसको मार्क कर दोगे. और बायंट फोर्स दोनों के बराबर रहेंगे. एज आई टोल्ड यू कि बायंट फोर्स में ये डिपेंड करेगा कि रेडियस कैसी है, और रेडियस दोनों के बराबर है तो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम बराबर रहेगा और इसलिए बायंट फोर्स बराबर हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 11. इट सेज अ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, हाइट h, फील्ड 2h/3 तक फील्ड है और रोटेट किया जाता है. अपने को ऑप्शन चूज करने हैं. एट ऑल स्पीड शेप विल बी पैराबोलॉइड. यस, वी नो दैट. फ्री सरफेस टचेस फर्स्ट द ब्रेम ऑफ द सिलेंडर देन द बेस ऑफ द सिलेंडर. इसका मतलब है कि जब ये ऐसा बन रहा होगा तो पहले ऊपर जाएगा या फिर पहले नीचे जाएगा. तो आपको ये पता होता है कि जितना यहाँ से ऊपर जाएगा उसका टॉप पॉइंट सरफेस का, तो उतना नीचे भी जाता है. और ये अपने को पता है कि h/3 अवेलेबल है. सो जब तक ये ऊपर पहुंचेगा तो ये केवल h/3 तक जाएगा, जबकि h/3 अभी बचा होगा. इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पहले सरफेस को टच करेगा, ब्रिम को टच करेगा और बेस बाद में टच होगा.
तो फ्री सरफेस टचेस फर्स्ट द ब्रिम देन द बेस। और ये रिजल्ट कहाँ से पता चला अपने को? यू रिमेंबर दैट कि ये वॉल्यूम निकालते हैं पैराबोलाइड के डाउन साइड वाला, वो पाई आर स्क्वायर एच बाई टू होता है और बराबर बराबर डिस्टेंस तक चलता है। फिर सी बोलता है द फ्री सरफेस कैन नॉट टच द बेस विदाउट स्पिलिंग। हाँ, तो जब ये बेस हमारा ऊपर जाएगा तो ये और ऊपर जाना चाहेगा, तो उस केस में इसको स्पिल करना पड़ेगा। तो बेस टच करने के लिए स्पिल होना ज़रूरी है। सी भी सही है। फ्री सरफेस टचेज द ब्रिम एज वेल एज द बेस साइमल्टेनियसली, नो। ए बी सी को हम लोग करेक्ट बोल देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ये बोला एक साइफन ट्यूब है। साइफन ट्यूब मतलब जो यहाँ से लिक्विड को इस तरह से डाउन साइड कराएगा और ये ऑपरेट हो रहा है इनिशियली फिल्ड विद द लिक्विड। अपने को बताना है स्पीड ऑफ द लिक्विड थ्रू द ट्यूब इज गोइंग टू बी। अब बर्नौली लगा दो। जब आप बर्नौली ए पॉइंट और डी पॉइंट पे अप्लाई कर सकते हो बर्नौली। सो ए पॉइंट का प्रेशर क्या रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो और ए पॉइंट की वेलोसिटी निग्लेजिबल रही होगी। सो हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसा कि प्रेशर ऑफ ए विच इज़ दिस, वेलोसिटी उसकी इग्नोरेबल है, हाइट उसकी रो जी एच प्लस वाई है। दिस मस्ट बी इक्वल टू डी पॉइंट का प्रेशर ये रहेगा हाफ रो वी स्क्वायर हो जाएगी। सो फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड द वी की वैल्यू अंडर रूट 2g h प्लस वाई आ जाएगी। और बी से इसकी प्रेशर ऑफ एट सी पॉइंट। अब देखो कि यहाँ का प्रेशर कितना है? पी नॉट है और ये लिक्विड है, ऊपर हम जा रहे हैं तो ऊपर जाने प्रेशर कम होता रहता है। सो इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा दैट इज़ पी नॉट माइनस रो जी दिस हाइट। सो रो जी दिस हाइट, इसका मतलब बी भी अपना बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जा रहा है। ए तो करेक्ट हो गया। ए पॉइंट का प्रेशर और डी पॉइंट का प्रेशर दोनों एटमॉस्फेरिक है तो लेस वाली बात ही नहीं आएगी। और डी बिल्कुल वही बोल रहा है इसलिए हम लोग डी को मार्क कर देंगे। सो ए बी और डी अपने करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इंटीजर टाइप और न्यूमेरिकल टाइप से। ये बोलता है एक लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज फिल्ड इन द कॉनिकल वेसल। इस फिगर में दिख रहा है आपको द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द साइड वॉल इज। साइड वॉल पे कितना लिक्विड प्रेशर फोर्स लगा रहा होगा? तो साइड वॉल पे निकालने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो वेट होगा और इस पर जो लिक्विड का अगर हम लोग एफबीडी बनाते हैं ना तो उससे अपने को काम हो जाएगा। लेट्स से लिक्विड का एफबीडी है। सो इस लिक्विड पर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे होंगे? कैन यू इमेजिन दोस फोर्सेस? इफ यू कैन देन इट विल बी लाइक ओके। सो एक mg का फोर्स आएगा, एक प्रेशर फोर्स आएगा और बाकी जो फोर्स आएगा वो साइड वॉल का आएगा। साइड वॉल का रिजल्टेंट फोर्स आपको इसी डायरेक्शन में मिलेगा आफ्टर सेटलिंग डाउन, क्योंकि इधर फोर्स लग रहा होगा, इधर से लग रहा होगा, उसके वर्टिकल कंपोनेंट सर्वाइव करेंगे। तो ये जो फोर्स है अननोन, ये अपने को निकालना है। और ये फोर्स आएगा प्रेशर फोर्स, वो P इंटू एरिया के बराबर होगा और ये इसका वेट होगा। सो हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि जो फोर्स ऑन द साइड वॉल आ रहा है विदाउट गोइंग फॉर इंटीग्रेशन, अदरवाइज आप यहाँ से एक डिस्टेंस पे जाकर के इंटीग्रेशन वाला एलिमेंट लेकर के सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से अपने को पता चलेगा दिस मस्ट बी इक्वल टू mg माइनस पी ए। नाउ क्या हम लोग m कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन? सो इट्स लाइक 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच और सो इंटू जी से मल्टीप्लाई कर दो। प्रेशर क्या आएगा इस पॉइंट का? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग इग्नोर करते हैं तो कितना डेप्थ पर है? h डेप्थ पर है। सो प्रेशर आएगा रो जी एच और एरिया पाई आर स्क्वायर। इन नंबर्स को हम लोग सेटल करना चाहेंगे। सो आप देखोगे कि सारे वही डायमेंशन लिखा है। ये 1/3 है और ये माइनस, ये माइनस का इसलिए आ रहा है क्योंकि जो कंटेनर पर फोर्स लगेगा वो ऊपर जाएगा और जो लिक्विड पे लगेगा वो नीचे जाएगा। तो लिक्विड पर सिंस हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो इस फोर्स की डायरेक्शन अपने को बदल देनी चाहिए थी। इट शुड बी डाउनवर्ड क्योंकि लिक्विड का एफबीडी है और कंटेनर में अपवर्ड आएगा। सो डायरेक्शन वहाँ से बदलना। बेसिकली अपने को यहाँ से इसको माइनस करना था, इसको प्लस करना था, तो मैग्नीट्यूड आ जाता है। एनीवे तो यहाँ से अपने को 2/3 रो पाई आर स्क्वायर इंटू जी एच, यहाँ पर ये पाई होना चाहिए। सो पाई आर स्क्वायर रो जी एच के बराबर आएगा, 2/3 आएगा। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन बताओगे कंटेनर पे ऊपर लगेगा और लिक्विड पे नीचे लगेगा। सो साइड वॉल को कैलकुलेट करने के लिए आपने वेट और बेस वाला फोर्स यूज़ कर लिया क्योंकि बेस वाले फोर्स में डायरेक्शन निकालना हमारे लिए बहुत आसान था और प्रेशर हर एक पॉइंट का बराबर था। क्वेश्चन नंबर 14
14th says a ball of mass 10 kg and density 1 gram per cc is attached to the base of the container having liquid of density, liquid का density given है और इसका भी density given है. With the help of spring the container is going up with acceleration given. ठीक है. If the spring constant is given, elongation in the spring would be what? So अब spring में elongation को पता करने के लिए इसका BD बना लेंगे बॉडी का. Then you'll find कि इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. इफेक्टिव ग्रेविटी लग रही होगी बायंसी के साथ, और अगर ये इलोंगेशन आया होगा तो इसको इसमें देखो लिक्विड का जो है ना वो डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये बायंस इफेक्टिव ग्रेविटी ऊपर आ रही होगी. सो इफेक्टिव ग्रेविटी का ये फोर्स लगेगा. अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ तो mg इफेक्टिव लिख सकता है और यहाँ पर kx आ जाएगा. तो जो x अपने को चाहिए दैट इज mg इफेक्टिव डिवाइड बाई k. नाउ व्हाट इज g इफेक्टिव? g इफेक्टिव यहाँ बायंसी ज़्यादा है तो दैट इज गोइंग टू बी g डेंसिटी, बायंसी माइनस ये रहा होगा तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट -1 लगाना होगा. सो वी विल राइट लाइक mg डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट -1 डिवाइड बाई k. इस नंबर को कैलकुलेट करना है. यूसी के अपने को सारे नंबर्स पता होने चाहिए. m की वैल्यू 10 दी गई है, ग्रेविटी की वैल्यू 10 यूज़ कर सकते हैं, और डेंसिटीज़ का रेशियो लिक्विड डिवाइड बाई दिस. सो लिक्विड का डेंसिटी 1.1 है, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी 1 है, -1 एंड डिवाइडेड बाई k विच इज़ 200. अच्छा, एक g इफेक्टिव में एक और भी टर्म आएगा g प्लस ए, बिकॉज ये एक्सेलरेशन हो रहा था तो g की जगह हम 10 + 2 लिखेंगे, क्योंकि लिफ्ट वाला भी तो पार्ट चलाना है और लिफ्ट वाले पार्ट में ऊपर है तो 10 + 2 हो जाएगा, तो 12 कर देते हैं. डिवाइड बाई k इज 200. सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा 0.1, इससे सेटल हो जाएगा. तो अपने पास जो आंसर दिख रहा है कुछ ऐसा दिख रहा है, 12 डिवाइड बाई 200 बेसिकली 6 डिवाइड बाई 100 मीटर आ रहा है, विच इज़ करस्पॉन्डिंग टू 6 सेंटीमीटर. आपसे सेंटीमीटर पूछा गया है तो 6 आंसर हो जाएगा. राइट. सो जी इफेक्टिव में हम लोग एक तो एक्सेलरेशन वाला फ्रेम भी यूज़ कर रहे हैं और दूसरा बायंसी को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसमें ग्रेविटी अलग दिखाओ, बायंसी अलग दिखाओ, उसके बाद सेटल करोगे, यू विल गेट द सेम आंसर बैक. क्वेश्चन नंबर 15th says a solid uniform ball of volume V floats in an interface of two immiscible liquids. Specific gravity gamma by 2 and twice gamma दिया गया, और गामा सॉलिड बॉल का है. फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉल दैट विल बी इन द अपर लिक्विड इज दिस, एंड बताना है. सो इसका फिगर नहीं है. अच्छा, इसका आंसर भी अपने को चेक करना पड़ेगा, आंसर मिसिंग है यहाँ से. एनीवे, सो जैसा ये बता रहा है तो अपने को कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, और वो दो इंटरफेस पर है. एक इधर लिक्विड है, एक उधर लिक्विड है. सो जो फ्लोट कर रहा होगा तो इसका वेट होगा ना वो दो बायंसी से आ रहा होगा. एक यहाँ का लेट्स 1, ये 2. सो बायंसी 1 + बायंसी 2. नाउ टोटल वॉल्यूम कितना है v, डेंसिटी कितना है गामा, स्पेसिफिक ग्रेविटी. हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ से कैंसिल होने वाला है, जो भी डेंसिटी ऑफ वाटर आएगी, और इनटू g. दिस मस्ट बी इक्वल टू अपर लिक्विड के लिए बायंसी लगाएंगे, देन इट विल बी लाइक लेट्स से v1 वॉल्यूम अपर लिक्विड पर था, इनटू उसका जो रिलेटिव डेंसिटी है वो गामा बाई 2 है. सो इनटू g प्लस v2 वॉल्यूम लोअर पार्ट में है. सो वी आर थिंकिंग कि ये v2 है और ये v1 वॉल्यूम है. डेंसिटी इसका कितना दिया गया, ट्वाइस गामा इंटू g. सो अपने पास एक रिलेशन आएगा गामा जी कैंसिल होने के बाद कि जो v की वैल्यू है दैट इज v1/2 प्लस 2v2. एक ये रिलेशन आया. अच्छा, दूसरा रिलेशन तो हम लोग जानते ही हैं कि दूसरा जो रिलेशन है वो ये होगा कि जो टोटल वॉल्यूम होगा वो v1 + v2 के बराबर होगा, है ना. पूछता क्या है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बॉल दैट विल बी इन द अपर लिक्विड, यानी v1/v चाहिए अपने को, बेसिकली v1 चाहिए. तो आप चाहो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो. जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बनेगा v और ये बनेगा 2 - 1/2 दैट इज 3/2. 3/2 v1 आ जाएगा. सो v1/v अपने को लगना है. v1/v की वैल्यू आ रही 2v/3. सो ये आ जाना चाहिए, और ये बोला है कि ये nv/3 होना चाहिए, तो n मस्ट बी इक्वल टू 2. सो यू कैन चेक आंसर शुड बी 2. सो दिस इज हाउ 15 कैन बी हैंडल्ड. 16th
The area of cross section of wider tube shown in the figure is this. The mass 12 kg is placed on the massless piston. The difference in the height in the water is going to be, then you say कि यहाँ का जो प्रेशर होगा वही प्रेशर इस लेवल का भी आना चाहिए सेम, क्योंकि नीचे से हम लोग जाएंगे सेम प्रेशर मिलेगा. सो इसको 1 इसको 2 आप पकड़ सकते हो. तो प्रेशर ऑफ 1 मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ 2. 1 पॉइंट का प्रेशर कितना आएगा एटमॉस्फेयर को, अगर हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर उसको दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे तो यह आ जाएगा रो जी एच एक्सेस प्रेशर. 2 पॉइंट का प्रेशर कितना आएगा एम जी बाई ए. और यहाँ से अपने को एच पता करना है. सो एच मस्ट बी इक्वल टू एम जी डिवाइड बाई रो. जी को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं. एम डिवाइड बाई रो इंटू ए. हाउ मच द मास इज 12 kg. हाउ मच द डेंसिटी इज, किसकी डेंसिटी लगेगी, ये प्रेशर लिक्विड की डेंसिटी रखेगी. तो लिक्विड की डेंसिटी अपने को दिया होगा. लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड क्या है वाटर ही होगा आई थिंक. लेट्स से हाँ वाटर है तो 1000 होगी, इसलिए उसको दिया नहीं क्योंकि 1000 अपने को पता रहती है. एरिया इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁻⁴. ये इन जीरोस को कंज्यूम कर जाएगा. सो अपने को मिलेगा कि हाइट की जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 12 डिवाइड बाई 80 मीटर. 12 डिवाइड बाई 80 मीटर. नाउ इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 12 डिवाइड बाई 80 इंटू 100. सो फर्दर सिंप्लीफाई, ये सेंटीमीटर में आंसर आने वाला है. 0 एक कैंसिल हो गया यहाँ से, और 4 से अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4 330 डिवाइड बाई 2. सो दैट टर्न आउट टू बी 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर आंसर आना चाहिए. इसमें 10 दिया गया है तो इसको हम लोग करेक्ट करेंगे. इट वॉन्ट बी 10, इट हैज़ टू बी 15 सेंटीमीटर. सॉल्व कैसे करना है यू गॉट टू नो, देन दैट्स हाउ इट्स डन. क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, सेकेंड लास्ट. ये बोलता है कि फिगर शोज 3 आर्म ट्यूब. सो ये आर्म्स हैं और ये ट्यूब है फिल्ड विद लिक्विड ऑफ हाइट L. इट इज़ नाउ रोटेटेड. एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा अबाउट 10x इज पासिंग थ्रू आर्म B. सो यहाँ से रोटेट किया जा रहा है. द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एट विच लेवल ऑफ द आर्म एंड B बिकम्स 0. ये 0 हो जाए वो अपने को पता करना है. सो अब बोलोगे कि ये जो लिक्विड है सेम क्रॉस सेक्शन होगा तो यहाँ पर बढ़ के L/2 और आ जाएगा, यहाँ पर भी L/2 आ जाएगा. तो अपना एक रूल लगा देंगे कि y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइड बाई 2g. सो L की वैल्यू 3L, y की वैल्यू 3L/2 आ जानी चाहिए. ओमेगा की वैल्यू अपने को पता करनी है. L इसकी जगह L रख देंगे क्योंकि x L के बराबर हो जाएगा. डिवाइड बाई 2g. सिंप्लीफिकेशन विल से कि ओमेगा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक L कैंसिल हो गया तो ये आ रहा है 3g डिवाइडेड बाई L. सो ओमेगा मस्ट बी √3g बाई L. ये बोला ng बाई L तो n मस्ट बी इक्वल टू 3, इसलिए 3 अपना आंसर हो जाएगा. ये समझा L/2 कैसे आया, क्योंकि ये L था, आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा, ये वैसे ही मेंटेन रहेगा. लास्ट क्वेश्चन ये बोलता है द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक ऑफ वाटर इज 3 ppm द एटमॉस्फेरिक प्रेशर द वर्ल्ड. ये हम लोगों ने क्लास में भी किया हुआ है. 13 YP आता है. रिमेंबर द लास्ट लेक्चर, एक लेक्चर में हम लोगों ने इसको क्लास में किया था, मॉड्यूल का है. सो यू कैन चेक फ्रॉम हियर. अगर आपने सॉल्व किया तो आपको 13 याद भी है. सो नी नॉट टू गो ऑन दैट क्वेश्चन. सो करेक्शन, एक 16 का आंसर करेक्ट हुआ है. प्रीवियसली कुछ करेक्ट हुआ उनको भी मैं करेक्ट कर देता हूँ. ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस. थैंक यू.